सबसे पहले तो एक शेर पढ़ते हैं, उसके बाद आगे की बात। अर्ज किया है, मुझसे क्या हो सका वफा के सिवा, मुझको मिलता भी क्या सजा के सिवा। यह शेर लिखा तो हाफिज जलंधरी ने था, लेकिन आज इस शेर का वास्ता सिर्फ एक नाम के साथ जोड़ा जा रहा है, डीके शिव कुमार। 3 दिन तक बेंगलुरु से दिल्ली के बीच नेता इतना दौड़े कि एयरलाइंस वालों ने बेंगलुरु दिल्ली का भाड़ा बढ़ा दिया और आखिरी में हुआ वही जो मानो पहले से तय था। सिद्धारमैया बने सीएम और डीके शिव कुमार उनके डेप्यूटी। इसी के साथ कर्नाटक की पिक्चर का पर्दा आखिरकार गिर गया। 20 मई को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन पर्दा गिरने का मतलब यह नहीं कि एक सवाल का वजन कम हो गया। सवाल क्या? सीएम पद के लिए पार्टी आलाकमान को दंड बैठक करा देने वाले डीके शिव कुमार अपने प्रतिद्वंदी के डेप्यूटी बनने के लिए आखिर माने कैसे? दिन की बड़ी खबर में आज इसी बात पर माथापच्ची करेंगे। साथ ही एक ऐसे ऐलान पर भी सिर धुनेंगे जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक केंद्रीय मंत्री जो देश की सबसे बड़ी अदालत पर लगातार जबानी हमले कर रहा था, वो भी बिना किसी नुकसान को झेले अचानक उसका तबादला क्यों हो गया? हम किरण रिजिजू की बात कर रहे हैं। आज सुबह अचानक वो कानून मंत्री से भू विज्ञान मंत्री हो गए। सादी भाषा में कहें तो डिमोशन हुआ है, लेकिन क्यों? सूत्र भी ठीक ठीक बता नहीं पा रहे। कई अटकलें हैं जिनके सिरे छुए जा रहे हैं। सो हम कर्नाटक के बाद इस गुत्थी को भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। पहले बात कर्नाटक की। 16 मई को डीके शिव कुमार जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्होंने मीडिया से कहा, मैं पार्टी लाइन को क्यों क्रॉस करूं? मैं धोखा नहीं दूंगा और ना ही मैं ब्लैकमेल करूंगा। जिनकी संस्कृति में यह है उन्हें करने दीजिए। डीके शिव कुमार किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? ये व्याख्या सापेक्ष उतना नहीं है, सबको संकेत साफ थे। बहरहाल डीके ने धोखा नहीं दिया और भारी मान मनोबल के बाद डिप्टी सीएम के पद के लिए मान गए। कांग्रेस के आधिकारिक बयान में सिर्फ यही बताया गया कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे, 20 मई को शपथ ग्रहण होगा और सिद्धा के साथ डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी होती तो बात ही क्या थी? Congress party, we have a commitment before the people of Karnataka. Yes. Parliament elections are ahead. What to do? Have to go to AICC president and the Gandhi family. Yes. So in larger interest of the party, Yeah. You've agreed to the formula? why not? I see sometime there should be I should break. Huh. So ultimately there is more responsibility. Yeah. What we are committed to the people of Karnataka, we have to deliver. मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आके गड़ाए बैठे डीके शिव कुमार ने जो शर्तें रखी थी उन्हें पार्टी आलाकमान को अनमने से मन से मानना पड़ा, सिवाय एक के कि इन सब बातों को सार्वजनिक भी किया जाए, यानी सबको बताया जाए। दरअसल डीके शिव कुमार इस बात को जानते हैं कि एक बार कुर्सी पर बैठने के बाद उतरता कौन है। डीके राजस्थान में सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव का हाल देख चुके हैं, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी मांगों को सार्वजनिक किया जाए, उनसे किए जा रहे वायदों को सार्वजनिक किया जाए। लेकिन पार्टी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और तब पिक्चर में आई सोनिया गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और यूपीए की चेयरपर्सन। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक डीके को मनाने में सोनिया गांधी का अहम रोल रहा। दरअसल सोनिया गांधी से डीके शिव कुमार के अच्छे संबंध हैं। 2019 में डीके शिव कुमार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। करीब 50 दिन तक डीके जेल में रहे और जब वो जेल में थे तब सोनिया गांधी उनसे मिलने गई थी। ये बात नतीजों के दिन डीके ने मीडिया को खुद बताई। परसों जब डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे और मुख्यमंत्री पद पर अड़ गए, तब भी यही बात कही गई कि राहुल तो सिद्धा के नाम पर कायम है, लेकिन उन्हें सोनिया की बैकिंग है। पर सोनिया की एक लाइन ने डीके को अभी कुर्सी का दावा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बताया जाता है कि सोनिया गांधी ने कहा, लॉयल्टी विल नॉट गो अनरिवॉर्डेड, यानी वफादारी बेकार नहीं जाएगी, इनाम जरूर मिलेगा। और यहीं पर डीके शिव कुमार पीछे हट गए। दरअसल सोनिया जिस इनाम की बात कर रही थी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी ही है। कांग्रेस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि डीके को यह आश्वासन दिया गया कि 2 साल बाद सिद्धारमैया कुर्सी से उतरेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बताया जाता है कि ये बात सोनिया गांधी ने भी कही और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से। देखिए, सोनिया गांधी को डीके शिव कुमार बहुत आदर करते हैं। कई बार जब डीके शिव कुमार से बात हुई है तो उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में बड़े आदर से अपना एक वक्तव्य रखा है। और सोनिया गांधी जी इस समय शिमला में हैं अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ, और जितने भी यहाँ दिल्ली में प्रक्रिया हो रही थी उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का रोल अहम था। उनके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल, ये
एक तरह से आप कह रहे ये तीन व्यक्ति ज़्यादातर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया से बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने भी एक बार उनसे बात की, लेकिन जब सोनिया गांधी ने, जो हमारी खबरों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, देर शाम कल बात की डीके शिव कुमार को और उनको कहा कि देखिए, मैं जानती हूँ कि आपने एक तरह से पार्टी के एक वफादार रहे हैं हमेशा, आप कहीं नहीं गए, आप पर दबाव था, इसके बावजूद आप रहे, आपने संगठन को मजबूत किया है, मैं जानती हूँ आपने कितना बड़ा रोल अदा किया है, आपको वो मुख्यमंत्री पद मिलेगा, लेकिन आप मुझ पर विश्वास रखिए कि ये एक फॉर्मूला के तहत होगा। जब सोनिया गांधी ने उनको विश्वास दिया कि आप प्लीज़ इस समय टकराव मत करिए, तो मुझे लगता है डीके शिव कुमार मान गए। और कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार भी जानते थे, मुझे लगता है, कि तुरंत मिलना आसान नहीं होगा, सिद्धरमैया जैसे नेता को किनारे करना आसान नहीं होगा कांग्रेस हाईकमांड को, क्योंकि सिद्धरमैया एक मास लीडर है। शिव कुमार अभी तक मास लीडर नहीं बने, बनना चाहते, अभी तक वो संगठन के मजबूत ताकतवर है, रिसोर्सफुल है, उनके पास साधन है, वोकलिगा नेता एक तरह से बन रहे हैं, HD देवेगौड़ा के बाद एक बड़ा वोकलिगा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके पास थोड़ा समय है। तो उनको कहा गया कि आप 2-2.5 साल रुकिए और उसके बाद ज़रूर आपका नंबर आएगा। मुझे लगता है सोनिया गांधी के बातचीत के बाद ही ये मामला सुलझ गया और खरगे जी ने जो रोल अदा किए, क्योंकि खरगे जी भी कर्नाटका की राजनीति से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि एक जनरेशनल चेंज कर्नाटका की राजनीति में हो। एंड में इनकी बातों के बाद करीब 12 बजे रात को एंड में डीके शिव कुमार मान गए। हालांकि कांग्रेस बीट के पत्रकार ये भी कहते हैं कि डीके जानते थे मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी उन्हें नहीं मिलेगी। इसकी एक बड़ी वजह सिद्धा के पीछे खड़े विधायकों की गिनती थी। बताया जाता है कि विधायकों की गुप्त वोटिंग में जितने वोट डीके के समर्थन में आए, उससे दोगुने विधायकों ने सिद्धरमैया को अपना नेता माना। इसके अलावा डीके पर ईडी के मामले हैं, भ्रष्टाचार के आरोप, वही आरोप जो कांग्रेस बीजेपी की सरकार पर चुनाव में लगा रही थी। कांग्रेस नहीं चाहती कि 2024 के चुनाव से पहले उनका कोई मुख्यमंत्री ईडी या दूसरी जांच एजेंसी के फेर में फंसे, और इसीलिए ये पहले से तय था कि डीके नहीं सिद्धरमैया ही सीएम होंगे। पर डीके इस मामले को खींच रहे थे, उनके सांसद भाई डीके सुरेश भी खींच रहे थे, ताकि पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सके। उनकी कुछ और शर्तें भी थी जिन पर कांग्रेस आलाकमान को हामी भरनी पड़ी। सबसे बड़ी शर्त यह कि डिप्टी सीएम के साथ साथ वो प्रदेश अध्यक्ष का पद भी अपने पास रखेंगे। पार्टी ने ये बात मानी। इसके अलावा एक और बड़ी शर्त कि ये साफ कर दिया गया कि प्रदेश में डिप्टी सीएम सिर्फ एक ही होगा। यह शर्त भी मान ली गई। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सरकार में उनके पास 4-5 भारी भरकम विभाग भी होंगे। हालांकि गृह विभाग उन्हें मिलेगा या नहीं, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। इसके साथ ये आश्वासन भी कि सिद्धरमैया की कैबिनेट में उनके लोगों को तरजीह दी जाएगी। पर कांग्रेस से जुड़े सूत्र एक और बात कहते हैं। कहा जा रहा है कि डीके को यह आश्वासन भी दिया गया कि सरकार कोई भी बड़ा फैसला डिप्टी सीएम की रजामंदी के बगैर नहीं लेगी। पर सवाल ये उठता है कि क्या इन सारी शर्तों पर सिद्धरमैया ने कोई आपत्ति नहीं जताई? क्या वो इस बात के लिए मान गए कि 2 साल बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे? देखिए, ये कोई वन साइडेड डील नहीं है कि सिद्धरमैया को किनारे कर दिया गया है और जोर डीके शिव कुमार को दिया गया। ये मैं मानता नहीं हूँ। सिद्धरमैया जी की एक अपनी जगह है कांग्रेस पार्टी में कर्नाटका में, और मैं मानता हूँ कि येडियुरप्पा अगर बीजेपी के मास लीडर है तो दूसरी तरफ सिद्धरमैया कांग्रेस के मास लीडर बन गए हैं। तो सिद्धरमैया जी एक ऐसे मुकाम पर है कि वो चाहते हैं कि एक लास्ट टाइम मुख्यमंत्री बने, अपनी एक पहचान, एक विरासत छोड़ दे कि लोग जाने ये एक प्रो पुअर नेता थे, गरीबों के लिए कई चीज़ें की है। वो चाहते हैं वित्त मंत्री बने ताकि ये जो 5 गारंटीज़ हैं ये लोगों तक पहुंच जाए, और 2024 के चुनाव में वो चेहरा एक तरह से कर्नाटका में एक प्रो पुअर चेहरा, गरीबों का एक नेता, उस चेहरे से वो लोगों के सामने जाएंगे। अब क्या हुआ है, उनके बेटे जो है यतीन्द्र, वो वहाँ वरुणा में उसी कंस्टिट्यूंसी में जहां सिद्धरमैया जीते इस बार, उसमें वो पहले एमएलए थे। तो ये कहा गया है कि 2-2.5 साल बाद अगर सिद्धरमैया जी कहते हैं कि बस अब राजनीति हो गई, मैं राजनीति से हालांकि कोई संन्यास नहीं लेता लेकिन मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो उनके बेटे को वो टिकट दी जाएगी और उनके बेटे का करियर एक तरह से आगे बढ़ेगा, ये हमें कहा गया है। जहाँ तक मंत्रालय का सवाल है, ये कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब 135 लोग चुनकर आते हैं और उनमें कई वरिष्ठ नेता हैं, सब कहते हैं मेरा नंबर कब आएगा। परमेश्वरम हो, MB पाटिल हो, UT कादिर हो, सब कह रहे हैं हमें भी मलाईदार मंत्रालय चाहिए। तो वो अगला एक चैलेंज होगा, उसको रणदीप सिंह सुरजेवाला मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि सिद्धरमैया जी को किनारे किया गया है। हाँ,
उनकी मुझे लगता है ये लास्ट, एक तरह से लास्ट टेन्योर होगा जिसमें वो अपनी एक पहचान छोड़कर जाना चाहते हैं। तो ये थी कर्नाटक में कांग्रेस की अब तक की कहानी। अब बात दिल्ली की। आज सुबह सुबह जब जनता कर्नाटक लिख लिख कर सर्च कर रही थी कि रात को क्या कुछ हुआ, सोशल मीडिया पर किरण रिजिजू का नाम ट्रेंड होने लगा। 18 मई की सुबह राष्ट्रपति भवन से जो ऐलान आया उसका वर्बेटम था कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पोर्टफोलियो सौंपा है और रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को अपने मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। मेघवाल अभी संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा दोपहर में अपडेट ये भी आया कि किरण रिजिजू के डिप्टी भी कानून मंत्रालय से हटा दिए गए। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर इस विभाग के राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का विभाग बदल दिया और अब वो कानून और न्याय मंत्रालय की जगह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। किरण रिजिजू भाजपा में पूर्वोत्तर कोटे से आने वाले एक नामी मंत्री हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। मोदी सरकार 2.0 में उन्हें 8 जुलाई 2021 को कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। इससे पहले वो मई 2019 से जुलाई 2021 तक युवा मामले और खेल राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार के रूप में। कानून मंत्रालय मिले अभी 2 साल भी नहीं हुए थे कि उन्हें वहां से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया। अरुणाचल प्रदेश से 3 बार के सांसद रिजिजू को सरकार के सबसे हाई प्रोफाइल मंत्रियों में से एक माना जाता रहा है। न्यायपालिका और सरकार के बीच जो टसल हाल के दिनों में बढ़ी उसमें किरण रिजिजू ही सरकार के झंडा बरदार थे। इसी वजह से उनको हटाने के पीछे नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है, इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों की समीक्षा भी धरी रह गई और सूत्रों की खबरें भी। कई कयास हुए। मंत्रालय से जाते हुए रिजिजू ने क्या कहा, अर्जुन राम मेघवाल कौन है और उन्हें ये पद देने के क्या मायने हैं, और रिजिजू को हटाए जाने की अंदर खाने की अब तक की क्या कहानी है। इन्हीं सवालों को सिलसिलेवार तरीके से हम बुलेटिन के इस हिस्से में समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, रिजिजू बोले क्या? बोले नहीं, ट्वीट किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करना एक विशेषाधिकार और सम्मान रहा। मैं भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, निचली न्यायपालिका और सभी कानून अधिकारियों को न्याय सुनिश्चित करने और हमारे नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं देने में समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में माननीय PM नरेंद्र मोदी के सपने को उसी उत्साह के साथ पूरा करने की उम्मीद करता हूं जैसा कि मैंने भाजपा के एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में आत्मसात किया है। अभी रिजिजू जिन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, अपने पूरे कार्यकाल में उन्हें ही आड़े हाथों ले रखा था। कॉलेजियम का मसला हो या विवाह की बराबरी की याचिकाएं, रिजिजू ने हमेशा न्यायपालिका के खिलाफ अपना प्रत्यक्ष विरोध दर्ज करवाया। आपको पहले उनके विवादों की छोटी सी समरी देते हैं। पहला मसला कॉलेजियम का ही ले लेते हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की व्यवस्था को लेकर पिछले साल से ही केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान चल रही है। इसी साल जनवरी में रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा था। जजों की शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया में एक सरकारी नॉमिनी को शामिल करने का सुझाव दिया था। इस पर खूब हेडलाइंस बनी थी कि सरकार न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करना चाहती है। जब ये फ्रिक्शन स्मूथली चल रहा था तभी रिजिजू ने एक इंटरव्यू क्लिप भी ट्वीट की थी। इंटरव्यू था दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज सोढ़ी का, जिसमें वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया, मनमानी नियुक्तियां की जाती हैं। इस इंटरव्यू को ट्वीट करते हुए रिजिजू ने लिख दिया था, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। अगला विवाद भी उसी महीने उठा था। 3 जजों की नियुक्ति का मसला था। उसमें केंद्र ने कुछ आपत्तियां जताई थी। CJI चंद्रचूड़ ने उन आपत्तियों को न केवल खारिज किया बल्कि केंद्र ने जो वजहें बताई थी उन्हें पब्लिक भी कर दिया था। इसी को लेकर किरण रिजिजू ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का केंद्र की सीक्रेट और संवेदनशील रपटों को पब्लिक करना चिंता की बात है। इसके बाद मार्च में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए रिजिजू ने दावा किया था कि भारत की न्यायपालिका को कमजोर करने और इसे सरकार के खिलाफ करने के लिए एक कैलिब्रेटेड एफर्ट यानी सोचा समझा प्रयास किया जा रहा है। कहा था कि कुछ रिटायर्ड जज एक एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा हैं और न्यायपालिका को विपक्ष बनाने को मजबूर कर रहे हैं। इस कथित भारत विरोधी गिरोह को चेतावनी भी दी उन मंत्री जी ने कि देश के खिलाफ काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे बढ़ें, इससे पहले आप खुद सुन लें। Remember, I have excellent relationship with the Chief Justice of India, the present one, the past one, all the Supreme Court judges. I have a fantastic working relationship with all the Chief Justices of the High Courts and other senior judges. There's no problem. It is a few of the retired judges, few, maybe 3 or 4. Few of those activists, part of that anti-India gang. These people are trying to
make Indian judiciary play a role of opposition party. मंत्री जी के तेवर कैसे थे आपने देख लिया। जो सरकार का विरोध कर रहा है वो देश विरोधी हो गया। लेकिन फिर समझ में नहीं आया कि किसकी शय पर मंत्री जी ये सब बोल रहे थे और फिर अचानक से रुखसती क्यों हो गई। क्या कोई समझदारी है जो नए सिरे से स्थापित हुई है सरकार और न्यायपालिका के बीच? सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं, न संगठन के स्तर पर। चारों तरफ मामला संभावना और आशंका पर चल रहा है। क्या संभावनाएं हैं? संभावना कि किरण रिजिजू के मंत्रालय में रहने से संदेश गलत जा रहा था। उनकी न्यायपालिका पर सवाल उठाने, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने और सीजीआई चंद्रचूड़ से उलझने के चलते सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव का मैसेज जा रहा था और सरकार का फैसला इस टकराव को कम करने, सरकार और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य का संदेश देने की कोशिश। फिर से कह रहे हैं, ये सब संभावनाएं हैं। बाकी बतौर कानून मंत्री किरण रिजिजू के कार्यकाल को कैसे देखा जाता है, खासकर लॉ सर्किट में, ये जानने के लिए हमने बात की लीगल मामलों के एक्सपर्ट से। कानून मंत्री का काम, यानी मंत्रालय में दो विभाग हैं, उसको कहते हैं विधि और न्याय मंत्रालय। विधि मंत्रालय कानून बनाता है और जो भी मंत्रालय दूसरे अन्य मंत्रालय कानून बनाते हैं उसकी न्यायिक रूप से, कानूनी रूप से समीक्षा करता है और ये देखता है कि ये कानून बनाने के जो दायरा है, उसकी जो कसौटी है, उस पर ये सही है या नहीं। क्या ऐसा कानून तो नहीं बनाया जा रहा जो लोगों के जो बेसिक बुनियादी सिद्धांत हैं, लोगों के साथ समानता और न्याय के, उसका कहीं उल्लंघन तो नहीं करता ये। तो उसमें कानूनी राय भी देता है, कानून की रोशनी में उसको ये बताता है कि ये बन रहा कानून, ये बन रहा मसौदा, ये बन रहा विधेयक कितना उचित है और कितना नहीं है। उसको कानून के तराजू पर तौलता है और उसके बाद वो बताता है। दूसरा है न्याय विभाग। न्याय विभाग में जजों की नियुक्ति, न्यायालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाता है, जिससे न्याय व्यवस्था कैसे ज्यादा सटीक हो, दुरुस्त हो और आम लोगों तक न्याय कैसे पहुंचाया जाए, जिसमें न्याय मंत्रालय ही ये सारा कुछ करता है कि जो राज्यों की या केंद्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण है, उन सारी चीजों को फैसिलिटेट करना, इन तमाम चीजों को देखना कि लोगों तक न्याय सही ढंग से पहुंचे, इसका इंतजाम करना और न्याय के लिए कानून बनाना, ये दो तरह के काम हैं। किरण रिजिजू का कार्यकाल बहुत, अगर हम बात करें तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव वाला रहा। उसमें हर बात का जवाब किरण रिजिजू ने दिया, हर तरह के सवाल उठाए और सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम पर ही नहीं बल्कि जजों की नियुक्ति पर, न्यायपालिका की स्वायत्तता पर और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र पर खुलकर बातें की। लेकिन जाहिर है कि ये बातें, खुलकर कही गई बातें, कई बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने किसी समारोह में एक मंच पर शिरकत करते हुए भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो अदालत को चुभी और कॉलेजियम को भी चुभी। और उस पर कॉलेजियम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाइयां हुई, उस समय ये कहा गया कि सरकार जिस तरह का बर्ताव कर रही है वो बिल्कुल उचित नहीं और ये बातें पब्लिक फोरम पर नहीं कही जानी चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अगर किसी बात पर मतभेद हैं तो वो सही फोरम पर सुलझाने चाहिए, बजाय कि उस पर पब्लिकली कुछ कहने के। ये बातें इधर से भी कही गई और उधर से भी कही गई, संसद में खड़े होकर भी कही गई और संसद और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम से भी कही गई। यानी कुल मिलाकर बहुत ही गहमा गहमी भरा कार्यकाल रहा उनका, जिसमें दोनों तरफ से तीर चलाने में किसी ने कोई कोताही नहीं बरती। किरण रिजिजू की रुखसती हुई तो आए अर्जुन राम मेघवाल। बीकानेर से हैं, पहले राज्य स्तर के अधिकारी थे, प्रमोट हुए आईएएस बने, फिर भाजपा में आए और मंत्री बने। मेघवाल समाज राजस्थान के दलित समाज का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। कई लोगों ने कयास लगाए थे कि अर्जुन राम मेघवाल को राजस्थान चुनाव को देखते हुए वहां की कैंपेन कमेटी का मुखिया बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उनको कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। इस पर वसुंधरा खेमे के लोगों ने थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ली, लेकिन राजस्थान के चैप्टर को खुलना अभी बाकी है। अर्जुन राम मेघवाल की अब तक की राजनीति कैसी रही, इस पर भी आप एक्सपर्ट की राय सुनिए। क्योंकि राजस्थान की 200 में से 34 सीटें जो है वो एससी के लिए रिजर्व है और उनमें से ज्यादातर में अभी कांग्रेस काबिज है। तो कांग्रेस से वो सीटें बीजेपी वापस लाना चाहती है और वो दलित मेघवाल के रूप में चेहरे को आगे करके वो उनको वापस हथियाना चाहती है। 4 सीटें राजस्थान में लोकसभा की जो एससी वर्ग के लिए रिजर्व है, उनमें अर्जुन राम मेघवाल जो है वो बीकानेर सीट से आते हैं। बाकी श्रीगंगानगर, करौली, धौलपुर और भरतपुर 3 सीटें और हैं जो जहां पर भी बीजेपी काबिज है। अब इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम जाने अर्जुन राम मेघवाल के बारे में, तो ये 2009 से लगातार लोकसभा में सांसद हैं और राजस्थान की बीकानेर जो सुरक्षित सीट है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले 2008 का जो परिसमन हुआ था, उससे पहले बीकानेर
जो सीट थी वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी। लेकिन 2009 में पहली बार जब ये एससी के लिए रिजर्व हुई तो अर्जुन राम मेघवाल ने आईएएस की नौकरी छोड़कर सेवानिवृत्ति लेकर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ा और वो जीतकर लोकसभा पहुंचे। और आप देखिए कि अपने पहले ही कार्यकाल में वो 2013 में लोकसभा के सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए। तो यहीं से उनकी जो राजनीतिक जो यात्रा है वो मतलब परवान चढ़ती है। और जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, उस वक्त भी वो फिर चुनकर सांसद गए लोकसभा इसी बीकानेर सीट से। लेकिन उस वक्त उनको नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्री पद से भी नवाजा। उनको उद्योग राज्य मंत्री वित्त राज्य मंत्री का प्रभार उनको सौंपा गया। 2019 में जब वो फिर इसी सीट से सांसद चुने गए, फिर उनको मंत्री बनाया गया। और अब आप देखिए कि उनको कानून मंत्रालय जैसा एक स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। ये राजस्थान के लिए और अर्जुन मेघवाल दोनों के लिए बड़ी बात है। आज का लल्लन टॉप शो यही समाप्त होता है। सत्ता के गर्भगृह की हलचलें आपको बताते रहेंगे थोड़ी बहुत लल्लन टॉप शो में, और बाकी विस्तार से नेता नगरी में। नेता नगरी में इस बदलाव पर चर्चा होगी, कर्नाटक पर चर्चा होगी और दूसरे मुद्दों पर जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। दर्शक बार बार पूछ रहे थे फिल्म द केरला स्टोरी में जो दिखाया गया है वो कितना सत्य है, केरल में कट्टरपंथ की स्थिति क्या है। हमें लगा दिल्ली में बैठे बैठे तय करने से क्या फायदा। हमने रवाना किया अपने रिपोर्टर सिद्धांत मोहन को। एक हफ्ते से ज़्यादा का समय गुजार कर सिद्धांत सब पक्षों से बात करके आए। वो जो ISIS में शामिल होने गए, आतंकी बने, उनके परिवार वाले क्या सोचते हैं, जिन्होंने धर्मांतरण किया, मतांतरण किया, वो क्या सोचते हैं, और जिनका नाम आ रहा है सरकार, एजेंसीज और संगठन के लोग, उनकी राय क्या है। ये कवरेज आप देख सकते हैं लल्लन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म पर 20 मई को शाम 8 बजे से। मेरी जानकारी में अब तक है कि ये 2 पार्ट्स में रिलीज होगा। दूसरे पार्ट के बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप लल्लन टॉप के साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।